नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ रहे थे लगातार कंटिन्यू, भारत के निर्माण में संवैधानिक विकास का क्रम, तो कैसे कैसे संवैधानिक विकास का इतिहास की पृष्ठभूमि देखी और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को देखा। आज उससे आगे की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं और एक नए अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं। क्या था अधिनियम, क्या विशेषताएं थी और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट काम करे, इन सब की चीज़ों के बारे में जानकारियाँ देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने जब स्टार्ट किया था तो लास्ट और अंतिम पढ़ा था 1833 का चार्टर एक्ट। उस चार्टर एक्ट के बाद अंतिम और लास्ट चार्टर एक्ट आता है जिसका नाम है 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, आज इस अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, चार्टर एक्ट की बात करें तो ये चार्टर एक्ट की व्यवस्थाएं लगभग '93 से शुरू हुई और अंतिम जो चार्टर है अब आपके सामने आया 1853 तक। यहाँ तक चार्टर की व्यवस्थाएं प्रारंभ की गई और इसके बाद किसी भी प्रकार का चार्टर नहीं लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो सबसे अंतिम चार्टर लाया गया 1853 में, पहली चीज। ठीक है, जो व्यवस्थाएं 1793 से चल रही थी कंटिन्यू, उसी को कंटिन्यू किया गया, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि इस चार्टर में जो भी कंपनी है, अब तक क्या किया गया था, कंपनी के अधिकार क्षेत्र को या कंपनी के व्यापारिक कार्य क्षेत्र को, लाइसेंस व्यवस्था को हर 20 वर्ष में बढ़ाया जा रहा था। अब उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई, कोई वृद्धि नहीं की गई। चीजों को समझिएगा। कई बार हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी एक्ट को समाप्त कर दिया गया, लेकिन मैंने कहा कंपनी एक्ट में लगातार सुधार हो रहा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन एक चीज आपको इस अधिनियम में देखने को मिलेगी, हर एक 20 वर्ष के बाद कंपनी के लिए आगे के 20 वर्ष के लिए अधिकार दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्रांति अभी नहीं हुई, क्रांति का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उससे पूर्व ही ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को जो हर चार्टर के माध्यम से 20 वर्ष की वृद्धि दी जा रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे कंपनी को अपने आप ही समाप्त कर रही थी। बस उसका सडनली अकस्मात कारण क्या हुआ, 1857 का रिवोल्ट। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी को समाप्त किया गया, नहीं। कंपनी को समाप्ति या कंपनी के अधिकार क्षेत्र को धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी। और आप यहाँ देखोगे भी, अगर ये कंपनी 1857 से कोई लिंक होता तो लगभग इस 1853 के तहत भी कंपनी को 20 वर्ष के लिए व्यापार में वृद्धि की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका 1857 एक्ट से वो रिवोल्ट से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, इस चार्टर के माध्यम से जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उसके पास अब तक दोनों अधिकार थे। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल की परिषद के कार्य, इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक विधायी कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। और विधायी कार्य के लिए पहली बार एक विधान परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बार विधान परिषद का गठन, एजुकेटिव काउंसिल का गठन किया गया। किसके माध्यम से, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, जिसके तहत परिषद जो काम कर रही थी उसको दो भागों में बांटा गया। दोनों कार्य वो अब तक कर रही थी, लेकिन उसमें से विधायी कार्यों को अलग निकाल दिया गया और उस विधायी कार्यों को करने के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया। पहली चीज, एजुकेटिव काउंसिल का गठन। दूसरा, इसमें कुल 12 सदस्य थे।
कितने सदस्य? 12। इस चीज को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कितने सदस्य? 12 सदस्य थे। अब 12 सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, एक तो खुद स्वयं कौन? गवर्नर जनरल। 4 सदस्य उसकी परिषद के, एक सेनापति, 2 न्यायाधीश, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक अन्य। इसके अलावा 4 प्रांत से 4 सदस्य। अब आप कहोगे 4 प्रांत कौन कौन से? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और साथ साथ में उत्तर पश्चिमी प्रांत। ये 4 क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। तो कुल कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। एक स्वयं गवर्नर जनरल, 4 उसकी काउंसिल के सदस्य, एक सेनापति, 2 न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश में से एक मुख्य न्यायाधीश और एक सीनियर, और 4 प्रांतियों से 4 सदस्य। जब 4 प्रांतों से 4 सदस्य लिए गए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को देने की परंपरा की क्या की गई? शुरुआत की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा। अब ये परिषद करेगी क्या, उसको भी समझिए। इस परिषद का कार्य था विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना, इसको समझ लीजिए। अब जब विधि का निर्माण करेंगे तो विधि के निर्माण के बाद विधि क्या बनेगी? अधिनियम बनेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, विधि जब भी अधिनियम बनेगी उसके लिए गवर्नर जनरल की अनुमति होगी। अगर गवर्नर जनरल अनुमति देगा तभी जाकर वो जो विधि है, वो जो लॉ है, वो जो कानून है, वो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, गवर्नर जनरल को इस विधि पर वीटो करने का भी क्या होगा? राइट्स होगा। ये चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए इस अधिनियम के लिए। इसके अलावा इस चार्टर की अन्य क्या विशेषताएं हैं उसको समझिए। अब तक जिसको हम पढ़ते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। पढ़ते थे शॉर्टकट में, निर्देशक मंडल जिसको कहा जाता था। उस निर्देशक मंडल में से 24 सदस्यों में से संख्या को क्या किया गया? घटाया गया, और कुल कितने सदस्य कर दिए गए? 18। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखिएगा कि निर्देशक मंडल में या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 से 18 कब की गई? अब तक लगातार 24 ही थे। इस अधिनियम के द्वारा इसको कम किया गया। पहली चीज समझिएगा। दूसरा, इस अधिनियम के द्वारा जो विधि सदस्य थे, कौन? आपको पता ही है। पहले विधि सदस्य के रूप में कौन? लॉर्ड मेकाले। लेकिन वो क्या थे? अस्थायी थे। उनको स्थायी गवर्नर जनरल की परिषद का क्या बना दिया गया? सदस्य बना दिया गया। एक चीज इस अधिनियम में, यह फैक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम में और क्या किया गया? और याद रखिए, इस अधिनियम के द्वारा जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इसके पास एक अधिकार था कि जो कर्मचारी थे या जो अधिकारी थे
उनकी नियुक्ति का अधिकार था। नियुक्ति का जो भी अधिकार था, अब तक सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता था? सीओडी करता था। यहां पर नियुक्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने के बाद अब से ये कहा गया कि यहां पर जिनकी भी नियुक्ति होगी उसका माध्यम केवल और केवल खुली प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। डायरेक्ट किसी भी प्रकार का कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा। आगे चलकर आपको पता है भारत में भी होने लगी, और आपको पता है सत्येंद्र नाथ बोस पहले इसमें चयन होने वाले व्यक्ति माने जाते हैं इतिहास में। तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, खुली प्रतियोगिता किस अधिनियम के माध्यम से अधिकार दिया गया? 1853 का चार्टर एक्ट। सीओडी में अब तक अधिकारियों की, सीओडी के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति थी, इसको समाप्त कर दिया गया। और एक दो फैक्ट और याद रखें, इस अधिनियम के माध्यम से सीओडी के पास नए प्रांतों के गठन का अधिकार दिया गया या निर्माण की अथॉरिटी दी गई, और साथ साथ में जो भी प्रांत हैं वहां पर गवर्नर की नियुक्ति। ध्यान रखिए, सबसे पहले राइट निकाला गया कि बंगाल के अंदर किसकी नियुक्ति की जाएगी? गवर्नर की। लेकिन लगभग ये कहा तो गया, लेकिन गवर्नर की नियुक्ति लगभग 20वीं शताब्दी तक नहीं हुई। अगर आपसे पूछा जाए पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन प्रांतों के जो गवर्नर थे उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिए। और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई कहां पर? पंजाब प्रांत के लिए। तो ये भी आपके दिमाग में एक फैक्ट होना चाहिए कि प्रथम जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर किस प्रांत का बनाया गया? घोषणा तो किसकी की गई थी? बंगाल की। एक्चुअली में क्या आपको पता होगा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन इसके बीच में अभी तक ये होता था कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो ही बंगाल का गवर्नर भी था। जब भारत का गवर्नर जनरल कोई बना तो उसके अधिकार क्षेत्र में भी बंगाल आ गया, तो उसका भी अलग से कोई गवर्नर नहीं था। लेकिन पहली बार ये कहा गया कि बंगाल जब भारत का गवर्नर जनरल है तो उससे अलग हटके बंगाल में गवर्नर्स की नियुक्ति की जाएगी। समझे क्या? प्रांतों के अंदर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की, जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हो एलजी, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। घोषणा की गई कि बंगाल के लिए बनाया जाएगा, लेकिन 20वीं शताब्दी तक बंगाल के अंदर किसी गवर्नर की कोई नियुक्ति नहीं। सबसे पहले गवर्नर की नियुक्ति होती है कहाँ पर? पंजाब में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये कुछ छोटे मोटे फैक्ट थे जो आपको पता होने चाहिए थे। 1853 बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि 20 वर्ष नहीं बढ़ाया गया। इसका मतलब समझ लो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अधिकार क्षेत्र खत्म किए जा रहे हैं। और 1857 की क्रांति ने तो क्या किया, एकाएक वो कार्य किया जो कार्य हो सकता था कुछ समय तक चले। ब्रिटिश संसद ने स्पष्ट कहा कि जब तक ब्रिटिश सरकार किसी भी प्रकार की नई व्यवस्था का निर्माण नहीं करेगी तब तक कंपनी अपने कार्य को करती रहेगी। इसका मतलब कंपनी के लिए कोई निश्चित समय नहीं था। बस ये कहा गया जब तक नई व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक संसद के द्वारा किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक कंपनी कार्य करती रहेगी। लेकिन इसी बीच में मैंने कहा आगे चलकर देखेंगे 1857 का रिवोल्ट हो जाता है। रिवोल्ट होने के बाद ये सिंपल सा संसद को लगता है कि अब वो समय आ गया है जब कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए और सारा का सारा शासन ब्रिटिश संसद, पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार के सामने हाथों में आ जाए। तो क्रांति ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन क्रांति से पूर्व ही ये प्रक्रिया लगातार चल रही थी। क्रांति ने तो उसके अंदर एकाएक कार्य किया सडनली। तो ये चीजें कुछ है फैक्ट, फिर बता रहा हूं। चार्टर एक्ट की जो श्रृंखला 1793 से चली थी वो 1853 पर जाकर क्या हो गई, समाप्त हो गई। कंपनी के अधिकार जो 20-20 वर्ष के लिए कार्य क्षेत्र के लिए वृद्धि की जा रही थी उसको समाप्त कर दिया गया, कोई निश्चित समय सीमा नहीं छोड़ी। गवर्नर जनरल की जो परिषद अब तक सारे कार्य कर रही थी उनको दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया।
विधायी कार्य विधान परिषद करेगी और उसके लिए 12 सदस्य होंगे और उन पर भी ऊपर इनके कौन होगा, गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई अधिनियम बनेगा नहीं और गवर्नर जनरल को वीटो का राइट्स होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। इसके अलावा मेकाले जो विधि सदस्य था उसको स्थायी सदस्य के तौर पर बनाया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या को कम किया गया। नए प्रांतों के अंदर एलजी की नियुक्ति की गई और कर्मचारियों की जो नियुक्ति अब तक डायरेक्ट करती जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया और पहली बार भारत के अंदर खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। तो इस अधिनियम में इतना ही था। आज की कक्षा आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आज कैसा रहा इस टॉपिक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट जो इसके अंदर है आप कमेंट करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।